क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि के किस मान के लिए समीकरण kx धन 2y ऋण 5 बराबर 0, 3x धन y ऋण 1 बराबर 0 का केवल एक हल होगा। यानी कि इस प्रकार के जब रेखीय दो समीकरण दिए होते हैं तो तीन कंडीशंस बनती है। तीन कंडीशंस में एक कंडीशन दी रहेगी, उस कंडीशन को आप अप्लाई करके उस k का मान आपको निकालना होगा। यानी कि k की जगह a b c कुछ भी दे सकते हैं। पहली कंडीशन क्या होती है, जैसे अगर मान लीजिए आपके पास कोई दो समीकरण दिए हो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इस प्रकार के दो समीकरण दिए हैं तो इसमें केवल एक हल कब होगा, जब a1 बटे a2 यानी कि x के गुणांक पहले समीकरण का दूसरे समीकरण का, ये x के जो गुणांक है इन दोनों का अनुपात y के गुणांक के अनुपात के बराबर ना हो, तो हम कहेंगे केवल एक हल होगा। केवल एक हल होगा यानी कि x और y के एक ही मान प्राप्त होंगे, एक मान ही प्राप्त होंगे। इसका मतलब है जो x और y के मान प्राप्त होंगे, इसका मतलब ये दो रेखाएं जो होंगी वो कैसे क्या करेंगी, एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, है ना। तो जो एक बिंदु होता है वही बिंदु x और y का मान कहलाता है। उनको मान इसमें रख देते हैं तो ये दोनों को संतुष्ट कर देता है। यानी कि a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। तब क्या होगा, केवल एक हल होगा, ठीक है। और रेखाएं क्या करेंगी, आपस में प्रतिच्छेद कर देंगी। दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन ये होती है कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। यानी कि कांस्टेंट टर्म का अनुपात, यानी कि a1 बटे a2 b1 बटे b2 तो बराबर होंगे, लेकिन ये c1 बटे c2 के बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या है, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, यानी कि कोई हल नहीं है। तो इसका मतलब है रेखाएं कैसी हैं, समांतर है। यानी कि कैसी हैं, समांतर है, यानी कि दोनों रेखाएं कैसी जाएंगी, समांतर जाएंगी। तीसरी कंडीशन में क्या है कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। यानी कि अगर ये तीनों बराबर है ना, तब हम कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। अनंत हल का मतलब है कि अगर इस कंडीशन आएंगे तो एक रेखा है इस तरीके की चलेगी, उसी ये इस पर अनंत बिंदुओं से मिलकर के बनी होगी, और इसी के ऊपर दूसरी रेखा भी इसी इनको इंटरसेक्ट करती हुई ऐसे निकलेगी, यानी कि एक दूसरे के ऊपर इनका। इसका अर्थ होगा कि ये दोनों रेखाएं कैसी होंगी, समपाती होंगी, ठीक है। तो जब जैसे जैसे ये वाली रेखा आगे चलेगी उसी के ऊपर दूसरी भी चलेगी, तो जो पॉइंट होंगे वो कितने होंगे, अनंत हो जाएंगे। तो इसलिए हम इसके जब a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2 अगर ये तीनों बराबर हैं, यानी कि x के का गुणांक का कोफिशिएंटों का अनुपात, y के गुणांक का अनुपात और ये कांस्टेंट टर्म c1 बटे c2 तीनों बराबर हैं, तो अनंत हल होते हैं, है ना। कोइंसिडेंट लाइन होती है, यानी कि संपाती लाइन होती है। अब बात आती है यहाँ पर जो हमको सवाल दिया है, कंडीशन क्या दी है, इसमें ये वाली कंडीशन दी है, केवल एक हल होगा। एक हल का होने का मतलब है कि हमको क्या करना है, a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 की कंडीशन लगा देनी है। तो a1 बटे a2 का मतलब ये वाला x का कोफिशिएंट, तो k बटे 3 इज नॉट इक्वल टू ये इसके गुणांक कुछ नहीं है तो एक मान लीजिए 2 बटे 1। इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो k इज नॉट इक्वल टू कितना, 3 2 जा 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 2 जा, ये k की वैल्यू हो जाएगी k इज नॉट इक्वल टू 6। तो ऑप्शन हमारा क्या दिया है, a इक्वल टू k इज नॉट इक्वल टू 6, k इक्वल टू 6, k इज नॉट इक्वल टू 3, k इक्वल टू 3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर ए सही है। k की वैल्यू 6 के बराबर नहीं हो सकती है, तभी हमारा ये जो समीकरण दिया है वो केवल x और y का एक ही हल होगा। चलते सीखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा।
क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है कि 1528 के घन में इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। यानी कि अगर हम 1528 का घन करते हैं तो कौन सी संख्या होगी। यानी कि 1528 का घन का मतलब 1528 लिखो और उसकी घात 3 लिख दो, है ना। घन का मतलब 3 घात। अब देखो इसको अगर हम 3 बार लिखेंगे 1528 गुणित 1528 गुणित 1528, ठीक, यानी कि 1528 ऐसे भी पढ़ सकते हैं। तो इसको हमने 3 बार लिख दिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, जब इस प्रकार की कोई संख्या लिखी है उसमें इकाई का अंक निकालना है कि सब जो हम गुणा करेंगे तो उसमें इकाई का अंक कौन सा आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसकी इकाई के अंक नीचे ऐसे लिख लीजिए, इसका इकाई अंक इसका कितना है 8, ऐसे निकाल लीजिए। इकाई के स्थान पर ये है ना, बात समझ आ रही। अब क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 8 का गुणा 8 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 64 आएगा ना। तो इसका इकाई अंक क्या है 4, कितना है 4। तो इसमें क्या हो जाएगा, जब इसका गुणा क्या करेंगे इकाई के अंक को ले जाएंगे यहां, तो 8 गुणित 4 करेंगे कितना आ जाएगा 32। तो इसका इकाई अंक क्या आया 2, है ना। तो इसका मतलब है जब इसके इकाई अंक जो भी संख्याएं हैं गुणा में, उनके इकाई अंकों का आपस में गुणा करते हैं। अगर दहाई अंक आता है तो दहाई अंक छोड़ करके इकाई अंक को लेकर के फिर अगली वाली संख्या के इकाई अंक में इसमें गुणा कर देते हैं। तो इसमें जो इकाई अंक आएगा वही हमारी इस संख्या के घन का इकाई अंक होगा, है ना। तो इसमें देखो कौन सा अंक, इसमें तो कोई संख्या नहीं दिख रही, है ना। 8 चौको 32 हो गया, 8 8 64 4, 8 चौको 32 2, ऑप्शन तो इसमें कोई नहीं है, क्योंकि कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। हाँ, तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही है, ये इनमें से कोई नहीं है, ये वाला, है ना, क्योंकि इनमें कोई संख्या हमको मैच नहीं कर रहे। तो इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, वो इनमें से कोई नहीं। चलते सीखते क्वेश्चन नंबर तीसरा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीसरा। इसमें क्या है कि हर कंपटीशन में ये क्वेश्चन गणित की पुस्तक पूछा जाता है। तो हमारे पास तीसरा क्वेश्चन क्या है, सिद्धांत शिरोमणि गणित पुस्तक के लेखक कौन है। पहला नारायण पंडित, दूसरा बी ऑप्शन है भास्कराचार्य प्रथम, भास्कराचार्य द्वितीय और श्रीधराचार्य। ये गणितज्ञ हैं, इनमें से एक ऑप्शन सही होगा। तो कौन से गणितज्ञ ने कौन सी पुस्तक लिखी इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ नारायण पंडित है, कौन है नारायण पंडित, ये इन्होंने 1326 की बात है ईस्वी में, ये कब रहे 1326 ईस्वी में। इन्होंने इनकी पुस्तक का नाम है गणित कौमुदी, गणित कौमुदी। इनकी पुस्तक का नाम है गणित कौमुदी। तो इनकी तो पुस्तक होगी गणित कौमुदी, है ना। तो ये पूछ रहा है सिद्धांत शिरोमणि, है ना, तो ये तो हो नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने तो ये गणित कौमुदी लिखी थी गणित में। और श्रीधराचार्य ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, श्रीधराचार्य जो थे ये 991 ईस्वी के समय की बात है। इन्होंने लिखा था कौन सा त्रिशतका, त्रिशतका। इसी को हम कहते हैं गणित सार, गणित सार। इसको क्या कहते हैं, या जातक तिलक। ये त्रिशतका को हम गणित सार भी कहते हैं। ये दूसरी पुस्तक है जातक तिलक, है ना। इन्होंने क्या किया था, जब किसी द्विघात समीकरण जब सॉल्व नहीं होता है तो इनके नाम से एक फॉर्मूला है, कौन सा है कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये उन्हीं के जब किसी फैक्टर नहीं होते तो उसके अगर में x के मान निकालने पड़ते हैं तो x के उसको हल करने के लिए उसी का फॉर्मूला श्रीधराचार्य फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। अब भास्कराचार्य जो प्रथम है, भास्कराचार्य प्रथम में क्या है कि जो इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी, भास्कराचार्य प्रथम ने कौन कौन सी लिखी,
एक महाभास्करीय, एक लघु भास्करीय, है ना। दो पुस्तक कौन कौन सी है इनकी, महाभास्करीय और लघु भास्करीय, लघु भास्करीय, दो पुस्तकों हैं। तो अब देखो इसका भास्कराचार्य प्रथम की दो पुस्तक होगी, महाभास्करीय लघु भास्करीय, इनकी गणित कौमुदी होगी, इनकी त्रिशतका या गणित सार कहते हैं, या जातक तिलक। अब बच्चे कौन है हमारे, ये भास्कराचार्य द्वितीय, ये भास्कराचार्य द्वितीय, है ना। ये आपके कब हुए, 1114 ईस्वी में। कब हुए, 1114 में। इन्होंने 3 पुस्तक लिखी। 3 पुस्तक कौन सी, इनकी एक सबसे बड़ी जो पुस्तक है जो भास्कराचार्य की, भास्कराचार्य द्वितीय की, इनकी जो पुस्तक है, एक तो सिद्धांत शिरोमणि है ना, सिद्धांत शिरोमणि, शिरोमणि, ठीक। एक पुस्तक है लीलावती, लीलावती, है ना। और एक पुस्तक है करण कौतुल, करण कौतूहल, है ना, करण कौतूहल। ये इन्होंने 3 पुस्तकें लिखी थी। किसकी है ये, भास्कराचार्य द्वितीय की। तो भास्कराचार्य द्वितीय की कौन कौन सी पुस्तक हैं, 3। पहली पुस्तक मान लीजिए सिद्धांत शिरोमणि, दूसरी लीलावती, तीसरी करण कौतूहल। तो ये 3 पुस्तकों में इन्हीं में से पूछा जाता है। कभी कभार पूछ लिया जाता है गणित कौमुदी किसकी है ना। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि इनमें से जो पुस्तकें हैं इनकी गणित की, इनमें से एक पुस्तक का नाम अवश्य पूछ लिया जाता है कि किस लेखक की, है ना। तो इसलिए चलते हैं, सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि कौन सा बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है, यानी कि ये निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। तो इसमें निर्देशांक में जैसे हमने, ये वाई अक्ष होता है और ये एक्स अक्ष होता है, यानी कि 2 रेखाएं एक दूसरे को जहां पर काटती हैं वो होता है मूल बिंदु, और इसके निर्देशांक हमेशा 0,0 होते हैं। क्या होते हैं, 0,0। इस वाई अक्ष के दाहिनी तरफ धनात्मक यानी कि पॉजिटिव एक्स अक्ष हो, और इधर निगेटिव एक्स अक्ष, और एक्स अक्ष के ऊपर पॉजिटिव वाई अक्ष, ठीक। और ये एक्स अक्ष के नीचे निगेटिव क्या होगा, वाई अक्ष, क्या होगा, निगेटिव वाई अक्ष, है ना, यानी कि ऋणात्मक। अब यहां से हम चलेंगे, जो जो पॉइंट हमको दिए, जैसे 0,3 दिया है, 0 माने एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष। हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट, जो कोऑर्डिनेट पॉइंट लिखे होंगे किसी बिंदु के कोऑर्डिनेट या निर्देशांक लिखे होंगे, तो सबसे पहले एक्स हमेशा लिखा रहेगा। तो यहाँ एक्स तो 0 है, तो 0 का मतलब यहीं पर है। वाई कितना है, धन की दिशा में 3, तो 1 2 3, तो ये पॉइंट हो जाएगा 0,3। तो ये किस अक्ष पर है, वाई अक्ष की धन दिशा पे। 3,4, तो एक्स अक्ष की धन दिशा में 3, तो 1 2 3, और वाई अक्ष के 4, 1 2 3 4, तो ये मिलेगा। तो ये पॉइंट बना 3,4, है ना। तो अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं, जब ये 2 रेखाएं एक दूसरे के लंबवत काट देती हैं, तो इसमें 4 आपके चतुर्थांश बने, 1 1 2, ये 3 और ये 4, है ना। इनको बोलते हैं चतुर्थांश या क्वार्टाइल। अब -5,4, तो ऋण की दिशा में 1 2 3 4, एक्स अक्ष पहले, धन की दिशा में 5, तो 4 ये और कर दो, ये और ये, तो ये पॉइंट हो गया -4,5, ठीक है। अब ये बचा -4,0, तो 1 2 3 4, तो ये 4,0, बाई तो 0 है, तो ये होगा -4,0। तो ये पॉइंट कहां पर है, तो एक्स अक्ष पर कौन स्थित है, -4,0, एक्स अक्ष पर पूछ रहा है ना। अगर वो वाई अक्ष पर पूछता तो 0,3, है ना। और प्रथम चतुर्थांश में अगर पूछता तो 3,4, अगर द्वितीय चतुर्थांश में पूछता तो -4,5, है ना। तो इस प्रकार से हमने जो पॉइंट थे, इनमें कुछ भी पूछ सकता है, 4 क्वेश्चन पूछ सकता था
कि प्रथम चतुर्थांश में कौन सा पॉइंट बिंदु है या द्वितीय चतुर्थांश में कौन सा बिंदु है, बाई अक्ष पर कौन सा बिंदु है, एक्स अक्ष पर पूछा है तो एक्स अक्ष पर आपको देख रहा है कि -4,0 हमारा एक्स अक्ष पर ये बिंदु है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा। देखो पहले में 0,3 तो ये तो बाई अक्ष पर है, ये आपका 3,4 प्रथम चतुर्थांश में है, ये द्वितीय चतुर्थांश में है। ऑप्शन नंबर ये जो डी है ऑप्शन वो हमारा एक्स अक्ष पर स्थित है। चलते हैं सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है ना। तो इसमें क्या दिया गया है कि यदि x बराबर y बराबर 333 और z बराबर 334 तो एक्स क्यू धन वाई क्यू धन जेड क्यू माइनस 3xyz का मान पूछ रहा है, यानी कि एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू माइनस 3xyz का मान पूछ रहा है। 4 ऑप्शन दिए हैं, 1 0, बी 667, सी 1000, डी 2334। इसमें से एक सही होगा, है ना। तो चलते हैं इसको देखते हैं कैसे हम हल करेंगे। ये सर्व समीकरण से संबंधित है, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz ये बराबर होता है x प्लस वाई प्लस जेड, एक ब्रैकेट दूसरी ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स माइनस यहां लिख देते हैं जेड एक्स। ठीक है, यानी कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy जेड इक्वल टू इन ब्रैकेट फर्स्ट ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर सेकेंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड फिर जेड एक्स। ठीक है, यानी कि क्यू है तो पहले इनको एक बार जोड़ देंगे, फिर इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कर देंगे, फिर एक्स वाई वाई जेड फिर जेड एक्स माइनस चिन्ह लगा करके, ये होता है। अब इसमें हमें क्या करना है कि एक्स बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड की को अगर हम लिखेंगे तीनों को जोड़ देंगे, लेकिन यहां पर क्या करेंगे, यहां समस्या आएगी। इसके लिए हम क्या करेंगे कि x प्लस वाई प्लस जेड इसमें हम 2 से भाग करें अपने तरफ से, और इसमें 2 से इस वाले में 2 से गुणा करते हैं, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा धन 2 वाई स्क्वायर हो जाएगा धन 2 जेड स्क्वायर हो जाएगा, 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, इस तरीके से ये हो जाएगा। ठीक है, और देखें x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 2, यहां पर एक्स स्क्वायर को अगर हम 2 बार लिखेंगे x धन x, है ना, x स्क्वायर धन x स्क्वायर धन वाई स्क्वायर को भी वाई स्क्वायर धन वाई स्क्वायर, फिर जेड स्क्वायर को भी धन जेड स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। ठीक, अब देखो यहां लिखा माइनस 2xy, लिखा है कि नहीं लिखा, तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऋण 2xy, इसको इसके साथ ले लेंगे, तो ये हो जाएगा x धन वाई प्लस जेड अपॉन 2, ये हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस जब हम y और z को ले लेंगे तो y माइनस z का होल स्क्वायर, जब हम z और x को लेंगे तो z माइनस x का होल स्क्वायर। इस तरीके से हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। बस अब इसमें हमें क्या करना है, जो हमारा x y z की वैल्यू दी है उसको यहाँ पर पुट कर देना है। क्या करना है, यहाँ पर रख देना है। तो x प्लस वाई प्लस जेड माने तीनों का सम, यानी कि कितना, देखो 333 धन 333 धन 334 अपॉन 2, ये तो यहां हो गया। यहां देखो x माइनस वाई माने दोनों की वैल्यू बराबर, 333 में से 333 कटेंगे तो ये तो हो गया 0। अब y माइनस जेड यानी 333 में से 334 घटाना है तो कितना बचेगा, ऋण का 1, तो ये हो जाएगा ऋण का 1 का स्क्वायर धन, अब z में से फिर z माने 334 में से 333 घटेगा फिर 1 का स्क्वायर बचेगा, है ना। अब इनको जोड़िए, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 666 धन
34/2। यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 धन 1 धन 1, तो 1 और 1 ये 2 हो जाएगा, तो ये वाला 2 और ये 2 कट जाएगा। अब बचा क्या, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 6 4 10 की 0, 6 3 9 और 1 10, 6 3 9 और 1 10, कितना आ गया 1000, आया कि नहीं। तो इसमें देखो ऑप्शन 1 0 ये तो हो नहीं, 600, तो ऑप्शन कौन सा सही है, सी ऑप्शन हमारा सही है, इसका आंसर हो जाएगा सी, है ना 1000। चलते हैं सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां। क्वेश्चन नंबर 6वां क्या है कि यदि a प्लस 1/b इक्वल टू 1 और b प्लस 1/c इक्वल टू 1, तो c प्लस 1/a का मान होगा। इनमें से a का मान 0, b का मान 1, c का मान 2, d दिया है 1/2, यानी कि a ऑप्शन क्या है 0, b ऑप्शन 1, c ऑप्शन 2, d ऑप्शन 1/2। इसमें एक ऑप्शन सही है ना, एक ही तो होगा, चारों तो आंसर आएंगे नहीं। तो इसमें हल करके हमको निकालना है, इन दोनों से हल करेंगे, इन दोनों को हल करके इसका मान निकालना है। तो देखो इसमें क्या दिया गया है, इसमें a दिया है, b दिया है ना, तो इसमें हमें क्या निकालना है 1/a, तो इससे निकालेंगे हम a 1/a की वैल्यू। इसमें c दिया है, b दिया है, तो इससे निकालेंगे c की वैल्यू, और दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो देखो क्या दिया है, a प्लस 1/b बराबर दिया 1, तो a बराबर बोलो क्या होगा 1 माइनस 1/b होगा, इसके नीचे 1 मानेंगे तो ये हो जाएगा b माइनस 1/b, ये हो गया a, है ना। हमको क्या चाहिए 1/a, इसको अगर हम उल्टा कर दें 1/a, यानी कि b/b माइनस 1, उल्टा बने पैर पकड़ के ऐसा खड़ा कर दो, है ना। तो a 1/a, ये 1/a की वैल्यू हो गई। अब हमको क्या दिया है यहाँ से, ये दिया है b प्लस 1/c इक्वल टू 1, तो 1/c बराबर 1 माइनस b। अब इसको उल्टा करना है तो इसके नीचे 1, तो इसको उल्टा करेंगे तो c बराबर हो जाएगा 1/1 माइनस b। ये देखो b प्लस 1/c बराबर 1, तो 1/c बराबर 1 माइनस b अपॉन 1, यानी कि c बराबर 1/1 माइनस b, यानी कि c की वैल्यू ये हो गई, a की वैल्यू ये हुई। अब हमें क्या निकालना है c प्लस 1/a, तो c की वैल्यू क्या है ये 1/1 माइनस b, और एक 1/a की वैल्यू क्या है b/b माइनस 1, है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस b अपॉन 1 माइनस b, हो गया। अब इसमें क्या हो जाएगा 1 माइनस b, दोनों समान है तो एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस b, b दोनों बराबर हो जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा 1, है ना, कट जाएंगे। तो देखो आंसर क्या है, ये 0 है, a का ऑप्शन 0 है, b में 1 है, c में 2 है, d में 1/2, तो आंसर हमारा जो है ऑप्शन नंबर जो b है वो आंसर सही होगा, है ना। तो चलते हैं सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां में क्या है 0.0000027 का घनमूल क्या है, कौन सा है, इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक सही है, 0.3, 0.03, 0.003, 0.004, है ना। तो इसमें से हम घनमूल निकालते हैं, तो घनमूल माने इस पर हम क्या करेंगे 3 की ऐसे करनी चढ़ा देंगे, यानी कि 0.00027, ठीक, बात समझ। अब इसके नीचे 1 मान लीजिए, वैसे तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं लेकिन प्रैक्टिस के लिए हम करा दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद दशमलव है, दशमलव हटाओगे 1 2 3 4 5 6 0 लगा दोगे, ठीक है। अब ये हो गया 27 बटे कितनी हो गया 1 2 3 4 5 6 0 हो गया। आप 27 के गुणनखंड करो, कितना आ जाए 3 तिया 9 तिया 27, ठीक, 3 3 ऐसे इसमें 3 3 की जोड़ा बनाओ, तो 3 3 की 100 गुणित 100 गुणित 100 ऐसे हो जाएंगे। अब इसका घनमूल ले रहे हैं तो 3 बाहर आएगा और नीचे कितना आएगा 100, कितना आ जाएगा 2 2 4 2 6, तो 100 गुणित 100 100 आया, आ गया। अब यहां पर हमें कितने अंक के बाद दशमलव लगाना पड़ेगा इसमें
2 अंक के बाद, है ना, कितने अंक के बाद लगाना पड़ेगा, क्योंकि 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगे, 1 अंक है ही, तो क्या करेंगे, 1 जीरो इसमें और बढ़ा करके यहां दशमलव लगा देंगे, यानी कि कितना आ जाएगा 0.03। हो रहा कि नहीं हो रहा, नहीं समझ में आया, आया कि नहीं आया, 0.03। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलते हैं सीखते क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8वां में क्या है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 7 दिया है तो x³ प्लस 1/x³ का मान होगा। पहला ऑप्शन 18, बी ऑप्शन 17, सी ऑप्शन 19, डी ऑप्शन 27। इनमें से एक सही है, चलते सीखते हैं। इसमें क्या है कि हमें x³ प्लस 1/x³ का मान पूछ रहा है ना, क्योंकि हमको पता है, क्या पता है कि x प्लस 1/x का होल क्यूब, हमको फॉर्मूला पता है, क्या है, क्या होता है, x a³ प्लस 1/x³ हो जाएगा, क्योंकि a प्लस बी का होल क्यूब है ना, a³ प्लस b³ प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी, ये होता तो x से कट जाएगा। ठीक, हमको इसका मान निकालना है, इतने का x³ प्लस 1/x, तो x³ प्लस 1/x³ बराबर क्या मिल जाएगा, x प्लस 1/x, ये इधर आ जाएगा तो माइन का होल क्यूब माइनस 3x प्लस 1/x, यानी कि x प्लस 1/x का अगर हमको मान प्राप्त हो जाए, इसमें रख देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब ये मान कहां से निकालेंगे, यहां से। कैसे निकालेंगे, देखो हमको पता है, क्या पता है कि a प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, है ना, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर, तो इससे x से ये x कट जाएगा, ये 2 इधर कर दीजिए, है ना, 2 इधर कर दीजिए, ये x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर, ये कितना दिया गया, इसकी वैल्यू दी है 7, कितना दिए 7, ये कितना दिया है धन 2, दोनों मिलकर के कितने हो गए 9, है ना। अब x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी √9, क्योंकि इसका वर्गमूल लेंगे तो कितना हो जाएगा 3, यानी कि x प्लस 1/x की वैल्यू हमने यहां से निकाल ली 3। अब ये वैल्यू कहां रखेंगे, इसमें, अब इसमें रख देंगे तो क्या मिलेगा 3 का क्यूब ऋण 3 गुणित 3, ये हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27 ऋण 3 तिया 9 हो जाएगा। अब 27 में से 9 घट जाएगा तो कितना बचेगा 18 बचेगा कि नहीं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है हमारा, देखो ए ऑप्शन सही हो गया, है ना, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 18, है ना। बढ़िया क्वेश्चन था, एग्जाम में आ चुका है ये। चलते सीखते। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि एक समांतर चतुर्भुज ABCD के 3 शीर्ष के निर्देशांक, यानी कि A 3, -4, B के -1, -3, C बिंदु के -6, 2 है, तो शीर्ष D के निर्देशांक होंगे, यानी कि पहला ऑप्शन है -2, 1, बी ऑप्शन है 2, 1, सी का ऑप्शन है -1, 2, डी ऑप्शन है 1, -2, यानी इसमें से एक सही होगा। तो हमको सबसे पहले दिया क्या है सवाल में, समांतर चतुर्भुज ABC, समांतर चतुर्भुज मान लीजिए ये आपका समांतर चतुर्भुज है इस तरीके का, इसके निर्देशांक A, ये B, ये C और ये D, इसके A बिंदु के निर्देशांक है 3, -4, B बिंदु के निर्देशांक है -1, -3 और C बिंदु के निर्देशांक है -6, 2, ये आपके। अब D बिंदु के निर्देशांक यहां पर मान लीजिए कि आपके A और B है, कोई भी पॉइंट आप मान सकते हो, A B या x1/1, x2/2, x3/3, x4/4 मान सकते हो, लेकिन हमने यहाँ A B मान ली। अब यहां पर आपको एक कंडीशन पता होना चाहिए
कि जो समांतर चतुर्भुज होते हैं उनके विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, यानी कि इसको समान दो भागों में काट देता है, यानी कि ई बिंदु अगर मध्य बिंदु कहलाएगा इन विकर्णों का। तो अगर मध्य बिंदु के निर्देशांक x, y है, ठीक है, तो AC के जो x की वैल्यू जो होगी, AC का मध्य बिंदु जो होगा वही BD का मध्य बिंदु होगा, यानी कि सबसे पहले हम AC का मध्य बिंदु निकालेंगे। तो AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालेंगे? x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2 करके। तो x1 प्लस x2 किसको मानोगे? ये x1, ये y1 और ये x2, ये y2 मान लीजिए। तो x1 प्लस माइनस 6 अपॉन 2, तो 6 में से 3 घट जाएगा तो माइनस 3/2 बचे, यानी कि यहाँ पर x कोऑर्डिनेट जो आया है वो माइनस 3/2 आ गया। इसी प्रकार से y बराबर निकालेंगे y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो y1 माने -4, y2 माने 2 अपॉन 2, ये y2, ये बचा -2/2, 2 से 2 कटेगा तो -1 आएगा, यानी कि जो -3/2 -1 ये इसके निर्देशांक हमारे पास आ गए ई बिंदु के, यानी कि मध्य बिंदु के निर्देशांक जो हैं 3/2 और -1, -3/2 -1। अब यही जो बिंदु है ना, यही BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक भी होंगे। तो BD के निकालेंगे जब हम, तो x की जगह -3/2 रखेंगे इसकी जगह, क्योंकि -3/2 दिया है, तो -3/2 बराबर x1 y1 x2 y2, तो यानी कि -1/a/2, 2 से ये 2 कट जाएगा, -3 बराबर -1 धन a, तो a बराबर बनेगा -3 + 1 यानी कि -2, यानी कि जो x कोऑर्डिनेट है D बिंदु का वो कितना आया? -2। अब y का निकालना है, तो y की जगह हम क्या रखेंगे? y कोऑर्डिनेट आया था -1, तो -1 बराबर x1 y1 प्लस y2 की, ये y1 ये y2 ये y1 ये x1 y1 x2 y2, तो y2 की जगह b बट अपॉन 2, तो 2 को इधर ले आएंगे तो -2 इक्वल टू -3 प्लस b, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2 + 3, यानी कि कितना आ रहा है? 1, यानी कि इसका मतलब है कि जो हमारा a की वैल्यू आ गई थी -2 और b की वैल्यू होगी 1, यानी कि D बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए? -2, 1। अब इसमें देखो कौन सा ऑप्शन सही है? A में दिया है -2, 1, B में 2, 1, C में -1, 2 और D में 1, -2, तो ऑप्शन कौन सा सही है? ये A। x कोऑर्डिनेट हमारा -2 आ रहा है, y कोऑर्डिनेट 1 आ रहा है ना। तो इस प्रकार से अभी हमने क्वेश्चन नंबर 9 देखा है। चलते हैं आगे सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां में हम देखेंगे क्या है कि जैसे 10वां में क्या है कि त्रिभुज की भुजाओं के लंबवर्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, यानी कि कोई त्रिभुज है उसके जो लंबवर्धक हैं, किसकी? भुजाओं के लंबवर्धक, यानी कि तो लंबवर्धक जिस जैसे कोई त्रिभुज है यहाँ पे ऐसे, ठीक है, तो जैसे A, ये B और ये C, ये त्रिभुज है, तो इसकी 3 भुजाएं यानी कि AB, BC और CA। जब इनके हम लंबवर्धक खींचेंगे तो वो जिस बिंदु पर मिलते हैं उसको हम क्या कहते हैं? अंतःकेंद्र कहते हैं कि परिकेंद्र कहते हैं कि लंब केंद्र कहते हैं कि केंद्रक कहते हैं, है ना। तो चलते हैं सीखते हैं इसमें कि हम कैसे, जैसे अगर मान लीजिए AB है ये भुजा, इसका लंबवर्धक करेंगे यानी कि आधे से ज्यादा दूरी लेकर के यहाँ चाप लगाएंगे, एक चाप यहाँ लगाएंगे और एक चाप यहाँ लगाएंगे और फिर लगाएंगे एक चाप, तो ऐसे काटेगा, है ना, ऐसे एक चाप यहाँ से लगाएंगे ऐसे, फिर दूसरा चाप ऐसे कटेगा, फिर एक चाप ऐसे, फिर दूसरा चाप ऐसे, इस तरीके से लंबवर्धक कट हो जाएगा। एक चाप यहाँ, एक ऐसे काट करके एक चाप ऐसे लगाएंगे और एक चाप ऐसे, तो ये कटेगा
और एक चाप यहाँ भी कटेगा तो ये यहाँ कटेगा। इसका करेंगे तो यहाँ भी ऐसे कटेगा, एक चाप ऐसे। तो जिस बिंदु पर यहाँ मिलते हैं, है ना, ये भुजाओं का लंबवतक हो गया। भुजाओं के लंबवतक में क्या होगा, इसको यहाँ से मिला देंगे, इस केंद्र को, है ना। तो यहाँ से यहाँ मिलाएंगे और यहाँ से मिलाने के बाद जब ऐसे घुमाएंगे तो ये इसका क्या बनेगा, ये कौन सा केंद्र कहलाएगा, ये कहलाएगा परिकेंद्र। क्या कहलाएगा, परिकेंद्र। यानी कि भुजाओं का, अगर हम त्रिभुज की भुजाओं का लंबवतक करते हैं तो, और जहां पर वो मिलता है, तो जहां मिलता है ये लंबवतक जहां मिलते हैं उस केंद्र को हम बोलेंगे परिकेंद्र। ठीक है। अब ये तो परिकेंद्र, तो ऑप्शन तो हमारा ये सही है ना, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी ऑप्शन सही है। लेकिन अंतः केंद्र कैसे कब कहेंगे, लंब केंद्र किसे कहेंगे, केंद्रक किसे कहेंगे, इसको भी हम लोग सीख लेते हैं। क्या है कि अंतः केंद्र में क्या होगा कि जैसे कोई त्रिभुज है ऐसे, अगर हम कोणों का अर्धक करते हैं और ये कोण के अर्धक जब जहां पर मिलते हैं, जिस बिंदु पर मिलते हैं, त्रिभुज के जिस बिंदु पर मिलते हैं वो होता है केंद्र, उसे बोलते हैं अंतः केंद्र। उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे अंतः केंद्र। क्यों, क्योंकि यहाँ से परपेंडिकुलर डाल करके और ये जब ऐसे खींचेंगे तो ये आपका एक वृत्त बनेगा, अंतर्वृत्त। तो ये होगा अंतः केंद्र। त्रिभुज का क्या कहलाएगा, अंतः केंद्र। अब लंब केंद्र क्या होगा, लंब केंद्र क्या होगा, जैसे कोई त्रिभुज होगा, ठीक, ये त्रिभुज ए बी और ए सी। तो जब हम शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डाल देते हैं और ये लंब ये जो लंब है जिस बिंदु पर काटते हैं, है ना, क्योंकि शीर्ष से अगर हमने बीसी पर लंब खींचा तो ये शीर्ष लंब कहलाते हैं। और जहां जब शीर्ष लंब आपस में जिस बिंदु पर काटते हैं उसको बोलते हैं लंब केंद्र। उसको बोलेंगे क्या, लंब केंद्र। ये लंब केंद्र कहलाएगा। अब केंद्रक क्या होगा, तो केंद्रक में क्या होगा कि जैसे कोई त्रिभुज है एक इस तरीके का, अब केंद्रक में जैसे शीर्ष से ए बी ये सी, ए शीर्ष से सामने वाले मध्य बिंदु को मिलाते हैं। अगर सामने वाली भुजा पर ये लंब मध्य बिंदु से मिला देते हैं इसको, तो ये जो होगी इसको बोलेंगे माध्यिका, इसको बोलेंगे माध्यिका। तो जैसे मान लो ए डी और सी से अगर इस पर इसके मध्य बिंदु मान लो डी ई है तो इसको मिलाएंगे शीर्ष से, तो ये इसका विकटान बिंदु, इसको इसके मध्य बिंदु से मिलाएंगे तो ये आपका ए बी एफ हो गया। तो ये जहां पर माध्यिकाएं होती है, माध्यिका मतलब क्या है, त्रिभुज की जो शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा, सम्मुख माने सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से जब मिलती है तो उसको बोलते हैं माध्यिका। और ऐसे तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज की तीन माध्यिकाएं हैं और तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, जहां पर मिलती हैं, उस बिंदु को बोलते हैं केंद्रक। क्या बोलेंगे, केंद्रक। यानी कि त्रिभुज का केंद्रक जो होगा किसके कारण निर्माण होगा, उसका त्रिभुज की माध्यिकाओं के द्वारा, है ना। तो ये माध्यिका, इस केंद्रक को गुरुत्व केंद्र भी कहते हैं, गुरुत्व केंद्र, है ना। इतनी बात समझ आ गई। यानी कि त्रिभुज की जो माध्यिकाएं होती हैं जब प्रतिच्छेद करती हैं तो जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं वो त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है। लेकिन अगर हम त्रिभुज की भुजाओं का लंबवतक करते हैं और भुजाओं के लंबवतक करने पर जहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं वो केंद्र क्या कहलाता है, परिकेंद्र। क्योंकि यहां से इसको मिलाने पर शीर्ष से और वृत्त खींचते हैं तो उसका परिकेंद्र बनता है, इनकी त्रिभुज के ऊपर से जाता है। अगर हम कोण का लंबवतक करते हैं और कोण का लंबवतक करते हैं जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को बोलते हैं अंतः केंद्र। क्यों, क्योंकि यहाँ से इस भुजा पर लंब खींचा और इसको हमने वृत्त खींचा तो एक वृत्त अंदर बना, तो अंतःवृत्त बोलते हो। तो अंतःवृत्त का जो केंद्र होगा वो अंतः केंद्र कहलाएगा। इसके बाद आता है लंब केंद्र। लंब केंद्र क्या होता है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब खींचते हैं, है ना, और ये लंब जो होते हैं जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं उसे बोलते हैं लंब केंद्र।
है ना। शीर्ष से सम्मुख भुजा पर खींची गई रेखा को हम क्या क्या बोलेंगे, शीर्ष लंब बोलेंगे, है ना। तो इस प्रकार से अभी हमने इस क्वेश्चन को अभी सीखा है कि अंतःवृत्त, अंतःकेंद्र किसे कहते हैं, परिकेंद्र किसे कहते हैं, लंब केंद्र किसे कहते हैं और केंद्रक किसे कहते हैं। चलते हैं सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर आप सीखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि रामानुजम हार्डी संख्या है, 4 संख्याएं आपके पास हैं। इसमें रामानुजम क्या थे, भारतीय गणितज्ञ थे, है ना। 1887 1920 ईस्वी के बीच में, यानी कि 1887 में इनका जन्म हुआ तो 1920 में इनकी मृत्यु हुई थी, है ना। तो इन्होंने एक रामानुजम एक डायरी लिखी थी, इनकी पुस्तक के रूप में रामानुजम डायरी। तो रामानुजम एक भारतीय गणितज्ञ थे, विद्वान थे, उनके मित्र थे हार्डी। तो एक संख्या रामानुजन ने उन्होंने बताई थी। एक कहानी क्या है, एक बार क्या हुआ था कि रामानुज क्या हुआ था, अस्पताल में एक बीमार हुए तो वो अस्पताल में जाके भर्ती हो गए थे। तो उनके मित्र को पता चला हार्डी को, तो वो यानी कि उनसे मिलने के लिए आए, यानी कि डॉक्टर जीएस हार्डी उनका पूरा नाम था। तो जीएस हार्डी जो थे वो उनसे मिलने के लिए आए। तो रास्ते में पहले टेम्पू से ही आए। तो जब टेम्पू से शहर में आए तो उस टेम्पू का जो नंबर था वो 1729 था, 1729 था। तो उन्होंने कहा कि वहाँ जब पहुँचे उनके पास, रामानुज के पास, तो उन्होंने कहा कि ये 1729 बहुत अशुभ संख्या है, ऐसी बात उन्होंने कहा। तो उस समय उन्होंने तत्काल रामानुज ने वहीं पर उनको बताया कि देखो वो 1729 है, वो एक ऐसी अद्भुत संख्या है, विचित्र संख्या है। क्यों? तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों है? तो उन्होंने कहा एक ऐसी संख्या है ये 1729 कि इसके 2 संख्याओं के घनों के रूप में हम 2 प्रकार से लिख सकते हैं। कितने प्रकार से लिख सकते हैं? 2 प्रकार से लिख सकते हैं, यानी कि 2 संख्याओं के घनों के योग के रूप में, और कोई संख्या को ऐसे नहीं लिख सकते हैं। तब उन्होंने कहा अच्छा कौन कौन सी संख्याएं थी, है ना, कौन कौन सी ऐसी संख्याएं थी जिनको हम घनों के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहली संख्या, अगर हम 12 का क्यूब लिखें और 1 का क्यूब लिखें, ठीक है, 12 का क्यूब और 1 का क्यूब, 10 का क्यूब और 9 का क्यूब। अब 12 का क्यूब जब हम करेंगे तो 1729 आपको जब जोड़ेंगे 1728 आएगा। 12 का क्यूब कितना आएगा? 1728 होगा, और 1 का क्यूब 1 हो जाएगा। तो कितना हो गया ये? 1729 हो गया, होगा कि नहीं? यानी कि 12 का क्यूब धन 1 का क्यूब, 2 संख्याओं की घन के योग के रूप में पहली इसको 1729 दे रहा है। अब 10 का क्यूब लिखोगे तो कितना आएगा? 1000। 10 गुणा 10 लिखोगे, 3 बार लिखोगे ना, तो 10 का क्यूब क्या होगा? 1000। और 9 का क्यूब जब करोगे तो कितना आ जाएगा? 700 कितना होगा? 29, है ना। जैसे अगर हम 9 का क्यूब करेंगे तो 9 में 81 का 9 से फिर गुणा कर दो, तो 9 का 9 9 8 72, 729 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ो, यानी कि 1000 और 729 को जोड़ोगे तो 1729 ये भी हो गया, होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब है 1729 एक ऐसी अद्भुत संख्या है जिसको हम 2 संख्याओं के घनों के योग के रूप में लिखते हैं, है ना। तो इसलिए इनमें कौन सी संख्या सही? उसी संख्या को रामानुजम हार्डी संख्या के नाम से हम जानते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? 1729, ठीक है, ये ऑप्शन हमारा बी सही है। चलते हैं सीखते क्वेश्चन नंबर 12। अब सीखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर होती है, यानी कि परस्पर माने एक दूसरे के साथ, यानी कि दोनों रेखाएं लंबवत होती हैं एक दूसरे के साथ, यानी कि एक दूसरे को साथ 90 अंश का कोण बनाती हैं, कि वो समांतर होती हैं, कि वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते। समांतर माने ऐसे ना, वो एक दूसरे के साथ कोई कोण नहीं बनाए। जब 2 रेखाएं ऐसे हाथ को ऐसे हम करते ना पीटी की तरह ऊपर, तो ये 2 समांतर होना चाहिए। तो ये समांतर अगर ऐसी हैं तो ये एक दूसरे के साथ कोई एंगल नहीं बनेगा, तो वो उसे बोलते हैं समांतर। जैसे रेल की पटरियाँ जो होती हैं
वो ऐसे कैसे चलती हैं, समांतर चलती हैं। प्रतिच्छेद माने एक दूसरे के साथ काट देंगे, ठीक। अब डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, है ना। जैसे क्या है, सबसे पहले देखो क्या है, वृत्त, तो एक वृत्त हम बना लेते हैं, ये हो गया वृत्त, ठीक, एक वृत्त हो गया। अब वृत्त का केंद्र बिंदु ये, यहां से अगर खींचेंगे तो ये त्रिज्या, फिर और आगे बढ़ा देंगे, दोनों परिधियों पर स्थित कोई बिंदु है, कोई रेखा खींचेंगे जो उसके केंद्र से होकर जाती है, उसको बोलते हैं व्यास, ठीक। व्यास की आधी होती है त्रिज्या। अब यहां पर स्पर्श रेखा खींची जा रही है, इसके व्यास के दोनों तरफ एक रेखा ये खींची जा रही है और एक रेखा ये खींची जा रही है। तो अब आप ये बताएं, कोई भी स्पर्श रेखा जो होती है, यानी कि स्पर्श रेखा किससे कहते हैं, किसी भी वृत्त को कोई रेखा केवल छू करके निकल जाए एक बिंदु पर, कितने बिंदु पर, एक बिंदु पर, तो उस रेखा को हम बोलेंगे स्पर्श रेखा, ठीक है। अब ये छू करके निकल रही है, निकल रही है, नहीं निकल रही है, एक बिंदु पर, यानी कि वृत्त के जो व्यास है उसका परिधि पर एक बिंदु है, उस वहां पर, क्योंकि जो स्पर्श रेखा होती है उसकी त्रिज्या के साथ 90 अंश का कोण बनाती है। कितने अंश का कोण बनाती है, 90 अंश का, और ये भी 90 अंश का कोण बनाएगी जब ये जा रही है ना, ये भी 90 अंश का कोण बनाएगी। तो जब दोनों रेखाएं व्यास के शीर्ष पर, यहाँ पर इससे 90 अंश के कोण पर जा रही है, तो इसका मतलब वो सीधी जा रही है। कैसे जा रही है, सीधी, कहीं पर वो मुड़ी नहीं है। न्यून कोण अगर होता कहीं 90 अंश से कम हो तो फिर कहीं पर एक दूसरे के साथ टकरा जाती है, लेकिन वो 90 अंश पे जा रही है। इनकी दोनों रेखाएं एक दूसरे के साथ कैसी हैं, समांतर में, यानी कि ये कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। तो इसका मतलब ये होगा कि किसी भी वृत्त के व्यास पर कोई दो रेखाएं अगर हम खींचते हैं, ठीक है, ऐसे स्पर्श रेखा, कैसी रेखा खींचेंगे, स्पर्श रेखा, तो वो कैसी होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है हमारा, बी ऑप्शन सही है। वो रेखाएं कैसी होंगी, समांतर रेखाएं होंगी, ठीक है। चलते हैं सीखते क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि यदि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण का मान होगा। पहला ऑप्शन 90 अंश, बी ऑप्शन 60 अंश, सी ऑप्शन 30 अंश, डी ऑप्शन 120 अंश। यानी कि क्या दिया है, वृत्त दिया है और वृत्त की जीवा की लंबाई, यानी कि कोई अगर मान लीजिए एक वृत्त ऐसा है, ये वृत्त है, वृत्त का केंद्र ये है, वृत्त की त्रिज्या मान लीजिए ये भी आर है, ये भी आर है, रेडियस। इसकी एक जीवा है, जीवा क्या होती है कि वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं, ठीक है। तो ये ए और बी हमारी जीवा होगी, ये ओ वृत्त का केंद्र, सेंटर। अब ये जो ए बी की लंबाई है वो ये कह रहा है कि ये भी आर है, यानी कि त्रिज्या के बराबर है। अब देखो यहाँ पर हम यहाँ क्या देख रहे हैं, ओ ए बी, एक क्या बना, ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज बना। और ये त्रिभुज कैसा है, त्रिज्या की, क्योंकि सभी भुजाएं इसकी कैसी हैं, बराबर, बराबर है ना। और जिस त्रिभुज की भुजाएं सभी बराबर होती है उसे क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समबाहु त्रिभुज में हमको पता है कि प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 60-60 अंश का होता है ना, क्योंकि सभी कोण बराबर होते हैं। तो इसका मतलब है कि ये भी 60 अंश का कोण होगा, ए और ये बी भी 60 अंश का कोण बनेगा, और केंद्र पर भी 60 अंश का ही कोण बनेगा। कितने अंश का कोण बनेगा, 60 अंश का कोण बनेगा। तो ये चीज हमको पता होना चाहिए कि ये समबाहु त्रिभुज बन रहा है। इसलिए अगर किसी भी वृत्त की जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर अगर है तो वो जीवा के द्वारा केंद्र पर कितने अंश का कोण बनाएगा, हमेशा 60 अंश का कोण बनाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है हमारा, बी। चलते हैं सीखते क्वेश्चन नंबर 14। अब सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। कोई वृत्त है अगर तो हम कितनी स्पर्श रेखाएं, तो वृत्त क्या होता है, तो वृत्त में क्या होता है कि जैसे कोई स्तर बिंदु है ए, मान लीजिए ओ, और ये पी बिंदु है,
और ये पी बिंदु एक स्तर निश्चित एक दूरी पर इसके चारों तरफ ऐसे चल रहा है, ऐसे, है ना, ऐसे। इनके बीच में भी और पॉइंट होंगे छोटे छोटे, क्योंकि वो ऐसे चल रहा है स्पेस में। तो इसमें अनंत बिंदु से मिलकर के जब वो चलता है तो अनंत बिंदुओं को मिलाने पर एक वृत्त की रचना बनती है। कितने बिंदुओं पर? अनंत बिंदुओं से। और जब अनंत बिंदु उसके पथ में होते हैं, रास्ते में होते हैं, वहां से गुजरता है, तो इसका मतलब है कि यहां से भी देखो स्पर्श रेखा इस बिंदु से भी खींच सकते हैं, यहां से भी खींच सकते हैं, यहां से भी खींच सकते हैं, यहां से भी एक स्पर्श रेखा चली जाएगी, यहां से भी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एक यहां से भी स्पर्श रेखा, यहां से भी स्पर्श रेखा खींची सकती है, यहां से भी खींच सकते हैं, ऐसे निकलेगी ना। यहां से भी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, यहां से भी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है ना। इसका मतलब क्या है? ऑप्शन में 1 2 3 से ज्यादा होगी। ऑप्शन में क्या है? पहला ऑप्शन क्या है? 1, दूसरा में 2, तीसरा में 3, तो ये तो 1 2 3 से भी ज्यादा हो गई। इसका मतलब ये होगा कि किसी भी वृत्त पर हम स्पर्श रेखाएं कितनी खींच सकते हैं? अनंत खींच सकते हैं, कोई इनका अंत नहीं। क्यों? क्योंकि वृत्त के बिंदु अनंत बिंदुओं से ऐसे मिलकर के ही उसकी संरचना बनी है। यानी कि गतिमान बिंदु है उस स्तर बिंदु के चारों तरफ एक स्तर बिंदु से ऐसे चल रहा है, तो वो पूरा वृत्त बनता है ना। इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी वृत्त पर हम अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। यानी कि अनंत मतलब कोई निश्चित संख्या नहीं है, कितनी भी जितनी चाहे उतनी खींच सकते हैं। चलिए सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, इनमें से कौन सी संख्या सबसे छोटी है? पहला ऑप्शन ए, बी ऑप्शन 0, सी ऑप्शन 4, डी ऑप्शन 2 है। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या जो होती है, जब हम प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी सम्मिलित कर देते हैं, यानी कि पूर्ण संख्या जो होंगी, पूर्ण संख्याएं शून्य से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसी डॉट डॉट यहाँ पर अनंत तक, है ना। तो इसमें शून्य क्या है? इसमें हम क्या देख रहे हैं? शून्य सबसे छोटी संख्या दिख रही है ना। शून्य क्या है? सबसे छोटी संख्या है। धनात्मक संख्याओं में सबसे शून्य जो है क्या होता है? सबसे छोटा होता है। लेकिन ऋणात्मक अगर कोई संख्याएं हैं, है ना, पूर्णांक जिसे बोलते हैं, उनमें वो शून्य भी बड़ा होता है। ऋणात्मक जितने भी पूर्णांक होते हैं, शून्य उससे बड़ा होता है, लेकिन धनात्मक जितनी संख्या है उनसे वो छोटा होता है। तो इसमें हम देख रहे हैं सबसे छोटा पूर्णांक क्या, ये आपकी पूर्ण संख्या क्या होगी? 0। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी। चलते सीखते क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि यदि a/2 बराबर b/3 बराबर c/5 हो तो 4a + 3b - c/b का मान होगा। कौन सा होगा? इसमें पहला ऑप्शन है a 5, b 3, c ऑप्शन 4, डी ऑप्शन 8/3। इनमें से एक ऑप्शन कोई सही होगा ना। चलते हैं देखते हैं कैसे करना है इस सवाल को। इंपॉर्टेंट सवाल है, कई एग्जामों में आ चुका है और आने की संभावना भी है। तो सबसे पहले हम क्या, हमको दिया क्या है? ये दिया गया है, क्या दिया गया है? a/2 बराबर b/3 बराबर c/5। ऐसे सवालों को क्या करेंगे, जब भी ऐसे दिया हो तो हम क्या करेंगे, इसमें बराबर इसके कोई आप कांस्टेंट मान लेते हैं, कोई आप चर मान लीजिए, a k b c, इनके अलावा a b c के अलावा कुछ भी आप x y z या k मान लीजिए। जैसे हमने k मान लिया है, आप y भी मान सकते हो, x भी मान सकते हो। अब इससे चूंकि ये k सबके बराबर में है, तो हम क्या लिखेंगे? तो a/2 के भी बराबर होगा ये, तो इसको हम लिखेंगे ये 2k हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? सब बेकार। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि यदि a/2 बराबर b/3 बराबर c/5 हो तो 4a + 3b - c/b का मान होगा। पहला ऑप्शन है a 5, b ऑप्शन है 3, c ऑप्शन 4, डी ऑप्शन है 8/3, है ना। तो इसमें से एक ही सही होगा ना। चलते सीखते हैं इसको कैसे। सबसे पहले जो हमको इस प्रकार का कोई बराबर का कोई रिलेशन दिया हो,
तो a/2 बराबर b/3 बराबर c/5। इसमें हम क्या करेंगे, अपने तरफ से कोई भी आप वेरिएबल या मान लेते हैं, कोई नियतांक मान लेते हैं, कोई कांस्टेंट मान लेते हैं k, चाहे आप a b c के अलावा कुछ भी मान सकते हो अक्षर, यहाँ चाहे x मानो या y मानो या z कुछ भी। तो अब चूंकि ये k इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर है, तो हम क्या लिखेंगे, a/2 बराबर k, तो a बराबर क्या हो जाएगा 2k, ठीक है। अब b/3 के भी बराबर है k, तो हम b/3 बराबर k लिखेंगे, तो b बराबर 3k हो जाएगा, है ना। और c/5 के भी बराबर k है, तो c/5 बराबर k लिखेंगे, तो c बराबर 5k हो गया। अब चूंकि यहां से हमको क्या मिल गया, a b c के मान मिल गए, अब हमको वैल्यू निकालना है किसकी, इसकी, तो इसमें हम रख देंगे, तो a b c के मान रखेंगे किसमें, a 4a + 3b - c/b, इसमें हमें a b c के मान रखेंगे, तो a बराबर क्या है 2k, तो 4 × 2k धन 3, b का मान क्या है 3k, तो 3k, c का मान कितना है 5k, तो 5 यहां लिख देंगे, बटे नीचे कितना लिखना है 3k, b है ना। अब देखो 4 दूनी 8k, 3 या 9k - 5k बटे 3k। अब 9 8 कितना हो गया 17k - 5k बटे 3k, 17 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 12k बटे 3k, तो k से ये k कट गया, 3 का भाग 12 में देंगे कितनी बार जाएगा 4 बार, 3 चौक 12, तो कितना आया इसका मान 4 आ गया। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, देखें पहला ऑप्शन में 5 है, बी में 3 है, सी ऑप्शन में 4 है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, सी, है ना 4। चलते हैं सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सही है। इंपॉर्टेंट में क्या है कि यदि x बराबर 1 धन 1 बटे 1 धन 1 बटे 1 धन 1 बटे 1 धन 1 बटे 2 तो 2x धन 7/4 का मान होगा। पहला ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन 5, डी ऑप्शन 6। तो इससे हम क्या करेंगे, इसको हल करके सबसे पहले हम x का मान निकालेंगे, और x का जो मान आएगा वो हम इसमें रख देंगे, तो हमें इसका मान आ जाएगा, है ना। तो इस सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो सब ऐसे भिन्नों को, इसको हम क्या करेंगे हल करेंगे, इसको कौन सी भिन्न बोलेंगे। अब इसमें जो इस प्रकार की जो मिश्रित, ये आपकी क्या है, ये आपकी लंगड़ी भिन्न बोलते हैं इसको, है ना। कौन सी भिन्न, एक बुक में लिखा था, तो इस प्रकार की, क्योंकि ये भिन्न के नियमों का पालन नहीं करती, ये आपको क्या करना, नीचे से आपको स्टार्ट करना, हल करना। कहां से हल करोगी, नीचे से हल करोगी, यानी कि पहले 2 का 1 में गुणा करो, कितना आया 2 एकम 2 और 1 3 आया ना। तो पहले हम इसको यहीं से हल कर लेते हैं, यहां पे लिख लेते हैं, x बराबर 1 धन 1 बटे 1 धन 1 बटे 1 बटे 1 धन 1 बटे 1 धन 1 बटे 2। तो सबसे पहले इसको हल करेंगे, तो इसका कितना आ जाएगा 2 एकम 2 और 1 3, तो ये हो जाएगा ये x बराबर 1 धन 1 बटे 1 धन 1 बटे 1। अब ये कितना हो गया 2 और 1 3, 3 बटे 2, 2 को ऊपर कर दोगे तो हो जाएगा 1 धन 2 बटे 3, फिर 3 एकम 3 2 5, ये कितना हो जाएगा 5, तो ये 1 के बटे में है ना, ये तो ये 5 बटे 3, तो 3 बटे 5 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 1 धन 1 बटे 1 धन 3 बटे 5, फिर 5 एकम 5 3 8, तो ये हो गया 8 बटे 5, तो ये 1 बटे 8 बटे 5 है, तो इसको हम 5 ऊपर चला जाएगा, तो यह हो जाए 1 धन 5 बटे 8, कितना हो गया 5 बटे 8, फिर 8 एकम 8 5 13 बटे 8, यानी कि जो x का मान आया है वो आया है हमारा 13 बटे 8 आया है। अब हम मान किसका निकालना है 2x धन 7 बटे 4 का, इसमें को हम यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। क्या है 2x प्लस 7/4, तो इसमें 2x की वैल्यू रखेंगे कितना 13 बटे 8 धन 7 बटे 4, 2 से ये कटेगा 8, तो ये हो जाएगा 13 बटे 4,
धन 7/4, तो ये हो जाएगा 13, 4 एलसीएम 13 धन 7, तो हो जाएगा 20/4। 4 का भाग देंगे 20 में तो कितना आएगा, 4 पंचे 20, तो 5 एक इसकी वैल्यू क्या आ गई, यानी कि 2x + 7/4 की वैल्यू आई 5। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, देखो पहले में 3 दिया है, बी में 4 दिया, सी में 5 दिया, डी में 6, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर सी सही है, 5 होगा, है ना। चलते हैं सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 18वां। अब हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 18वां में। 18वां में क्या है, किसी वृत्त के केंद्र के एक ओर, यानी कि वृत्त का केंद्र है और उसकी एक ओर यानी कि एक तरफ दो समांतर जीवाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर है और 8 सेंटीमीटर है, यानी कि यदि वे 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, क्योंकि दो समांतर रेखाएं हैं तो उनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है, हो तो वृत्त का व्यास बताओ। व्यास क्या होगा, पहला ऑप्शन दिया है 14 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन 10 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन 8 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन 5 सेंटीमीटर। इनमें से कौन सा सही है ना। तो चलते सीखते हैं इसको। सबसे पहले क्या दिया है, वृत्त दिया है, एक वृत्त बना लीजिए, ये वृत्त बन गया, इसका केंद्र ये हो गया ओ, ठीक है, सेंटर। अब इसके एक तरफ मान लीजिए दो जीवाएं हैं, एक तो ये जीवा है, एक दूसरी जीवा ये है, वो दोनों कैसी हैं, ये समांतर हैं, यानी कि ए बी सी और डी। अब चूंकि ए बी क्या है, जीवा की लंबाई बड़ी दिख रही है, तो ये तो हो गया 8 सेंटीमीटर, कितनी हो गई, ये पूरी है 8 सेंटीमीटर। और यहां से अगर हम इस जीवा पर लंब खींच दे एम बिंदु पर, और इसके बाद ये इससे और लंब नीचे आएगा, ये मान लीजिए एन, ठीक है। अब ये जो लंबाई है एम एन ये वाली, ये वो कह रहा है 1 सेंटीमीटर है, कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, यानी कि जीवाओं की बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। अगर देखो यहां से जो हमने सेंटर से लंब खींचा है, अगर इसकी लंबाई x सेंटीमीटर हो, ये मान लीजिए, है ना, तो मान लीजिए माना कि OM जो है वो x सेंटीमीटर है, तो O से N तक कितना हो जाएगा, x धन 1 सेंटीमीटर, है ना, कितना हो जाएगा, क्योंकि ये x है, इसको और जोड़ देंगे तो ये पूरा हो जाएगा। अब चूंकि हमको ये पता है कि सेंटर से अगर किसी जीवा पर हम लंब खींचते हैं तो वो लंब जो है वो जीवा को क्या करता है, समान दो भागों में डिवाइड कर देता है, समद्विभाजित कर देता है, यानी कि अगर ये 8 है पूरी ए बी, तो ये 4 सेंटीमीटर यहां हो जाएगी, यानी कि AM, और ये 4 सेंटीमीटर इधर हो जाएगी। अब छोटी वाली जीवा पर अगर ये भी लंब खींचा गया है तो ये N, तो इसका मतलब ये आपकी 3 सेंटीमीटर यहां हो जाएगी और 3 सेंटीमीटर यहां हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी, यानी कि CN की लंबाई 3 है और यहां भी 3 है। अब देखो किसी भी वृत्त की अगर हम इसको A बिंदु से मिलाते हैं और C बिंदु से मिलाते हैं, तो यहां पर दो त्रिभुज मिले, कौन कौन से, OMA मिला कि नहीं है, और अगर इससे मिलाया तो हमें मिला ONC, क्योंकि लंब है तो इसलिए 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाता है। इसका मतलब यह है कि इस वाले त्रिभुज का जो कर्ण है और इस वाले त्रिभुज का ये कर्ण है, ये दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या ही तो है। हम वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, सभी जगह समान होती है ना, वृत्त की त्रिज्या कहीं पर भी खींच लें ये भी समान होगी, यहां भी समान होगी, ये भी समान हो, सब त्रिज्याएं एक ही वृत्त की जो त्रिज्याएं होती हैं वो सभी समान होती हैं। तो अब हम सबसे पहले लेंगे त्रिभुज, देखो यहां त्रिभुज ONM में A में OA बराबर निकालेंगे, OA बराबर हो जाएगा अंडर रूट लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर धन 4 का स्क्वायर, ये हो गया अंडर रूट x स्क्वायर धन 16, ठीक है। अब हम त्रिभुज लेते हैं ONC में, त्रिभुज ONC में तो क्या हो जाएगा, OC बराबर मिलेगा अंडर रूट क्या मिलेगा, x धन
1 का होल स्क्वायर धन ये कितनी है त्रिज्या इसकी, ये त्रिज्या निकालना है, ये कितनी है आधार 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट x धन 1 का होल 1 धन x धन 1 का होल स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर 9। अब ये दोनों कैसी है त्रिज्याएं बराबर है, वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं तो इनको हम बराबर कर देंगे। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर धन 16 बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर धन एक्स धन 1 का होल स्क्वायर प्लस 9। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, इनका वर्गमूल हट जाएगा, वर्गमूल हटेगा तो बचेगा एक्स स्क्वायर धन 16 बराबर एक्स धन 1 का होल स्क्वायर धन 9। अब देखो एक्स धन a का होल स्क्वायर माने a प्लस b का होल स्क्वायर है ना, तो लिखेंगे हम क्या होगा एक्स स्क्वायर धन 16 बराबर एक्स स्क्वायर धन 1 धन 2x धन 9। अब देखो ये एक्स स्क्वायर दोनों इधर आएगा तो ये कट जाएगा है ना। अब इसको आगे, अब ये 9 और 1 10, 10 इधर आएंगे तो 16 में से 10 कट जाएगा तो ये बचेगा, 16 में से 10 हटेंगी तो कितना बचा, जैसे 9 9 और 1 10 10 और ये कितना है 16 है, तो 16 16 में से 10 जाएगा तो 6 बचा, 6x बराबर कितना होगा, 6x बराबर कितना हो रहा है 6x 2x बराबर 2x बराबर 6, तो x बराबर हो जाएगा 3, कितना आ रहा है ये 3 है ना। तो अभी पूरा नहीं आना ना, तो अभी हमने x का मान निकाला था, तो x का मान जब हम ON बराबर क्या निकलेगा x धन 1, x का मान 3 आया था तो 3 धन 1 बराबर क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो लंबाई है यहां से यहां तक की वो कितनी हुई 4 हुई, 1 3 थी, 3 इधर आई 1 इधर थी, 3 और 1 4। अब हम इसकी रेडियस निकालते हैं है ना, इसकी त्रिज्या निकालेंगे तो OC बराबर कितना हो जाएगा, OC बराबर है क्या है ON का स्क्वायर धन ON का स्क्वायर धन CN का स्क्वायर, यानी कि ON कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर धन 4 का स्क्वायर धन ये कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर, तो 4 चौके 16 और धन 3 3 9, 16 9 कितना होगा ये 25 होगा, 25 का वर्गमूल लेंगे 5, यानी कि त्रिज्या होगी हमारी 5। अब हमको क्या निकालना है वृत्त का व्यास, तो व्यास बराबर क्या होता है, व्यास बराबर 2 गुणित त्रिज्या, यानी कि त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी कि 2 गुणित 5 बराबर 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये होगा जो वृत्त था उसका जो व्यास है वो कितना है 10 सेंटीमीटर है, तो पहले ऑप्शन है 14 सेंटीमीटर, बी 10 सेंटीमीटर, सी 8 सेंटीमीटर, डी 5 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन ये 10 सेंटीमीटर सही है। चलते हैं सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी एक समबाहु है, यानी कि ऐसा त्रिभुज है इस चित्र में दिया गया है ए बी सी, एक समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब एबीसी क्या है समबाहु त्रिभुज है, यानी कि इसकी भुजाएं सभी बराबर है ना, ए बी सी ये समबाहु त्रिभुज है। डी और ई, यानी कि डी और ई वृत्त पर 2 बिंदु हैं तो बीईसी का मान होगा, यानी कि ये वाला मान बताइए कौन बीईसी का मान, इस साइन किसका कौन बीईसी, यानी कि ई कोण का मान ज्ञात करना है। कौन सा होगा, पहला ऑप्शन 45 अंश होगा कि बी 90 अंश होगा कि सी 60 अंश होगा कि डी 120 अंश होगा, है ना। तो इसमें क्या है कि देखो एबीसी उसने पहले कह दिया कि ये समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु है तो इसका प्रत्येक कोण कितने अंश होगा 60 अंश, 60 अंश होगा कि नहीं होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है 60 अंश का होता है। तो इसका मतलब ये होगा कि ए बी कोण ए का मान ये 60 अंश है, इस बी का मान भी 60 अंश है, इस पूरे सी का मान भी 60 अंश। क्लियर हो गया। अब बीसी एक जीवा है वृत्त की, इस जीवा पर कोण ए बी बना है और कोण बी डी सी भी बना है,
तो एक ही जीवा पर, एक ही वृत्त पर बने कोण कैसे होते हैं? समान होते हैं। यानी कि कोण ए का मान जो है वही कोण डी का मान होगा। यानी कि कोण ए बराबर कोण डी बराबर कितने होगा? ये भी 60 अंश का होगा। यानी कि इसका मतलब ए भी हमारा 60 अंश का हो गया। अब बात ये करना है कि ई का मान क्या होगा। अब हम ये देखेंगे कि चूंकि बी ई सी डी एक ही वृत्त पर 4 बिंदु हैं और चारों बिंदुओं से मिलकर के एक चतुर्भुज बन रहा है, और एक वृत्त पर अगर चतुर्भुज बन रहा है तो इस प्रकार का जो चतुर्भुज होगा वो चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। कौन सा चतुर्भुज कहलाएगा? चक्रीय चतुर्भुज। अब चूंकि चक्रीय चतुर्भुज में ये होता है कंडीशन कि चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं, आमने सामने, सम्मुख माने आमने सामने वाले कोण, इन दोनों कोणों का योग कितने अंश होता है? 180 अंश होता है। यानी कि कोण बी डी सी धन कोण बी ई सी बराबर होता है 180 अंश होगा। यानी कि ये वाला कोण और इस कोण का मान 180 अंश। अब चूंकि हमें बी डी सी हमको पता है ये 60 अंश है। कितने अंश है? 60 अंश। ये 60 अंश है तो कोण बी ई सी बराबर 180। अब कोण बी ई सी बराबर 180 माइनस से 60 अंश घटा देंगे, कितना बचेगा? 120 अंश। बस हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? पहला तो 45 है, बी में 90 है, सी में 60 है, तो डी ऑप्शन हमारा दिया गया है कितना? 120 अंश। तो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन हमारा सही होगा। चलते हैं, सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 20वां। क्वेश्चन नंबर 20वां में क्या है? जैसे वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा होगी, यानी कि उस रेखा को क्या कहते हैं? जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि उनको काटती है। स्पर्श रेखा को बोलते हैं कि जीवा बोलते हैं कि छेदक रेखा बोलते हैं कि इनमें से किसी को नहीं कुछ नहीं बोलते हैं, कुछ तो बोलेंगे ही उसको। तो ये ऑप्शन डी तो हो नहीं सकता है भाई, कोई रेखा जा रही है तो उस रेखा कुछ तो बोलेंगे ही। तो जैसे एक वृत्त है, ठीक, स्पर्श रेखा क्या होती है कि जब कोई रेखा इसको छूते हुए, टच करते हुए इसको निकल जाती है, यानी कि कोई रेखा जब वृत्त को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद होने का मतलब उसे वो छू रही है, स्पर्श कर रही है। तो जब ये छू रही है तो इसको बोलेंगे स्पर्श रेखा। क्या बोलेंगे? स्पर्श रेखा। ठीक है। अब अगर कोई रेखा वृत्त के केंद्र से ऐसे जा रही है, ये यानी कि ऐसी कोई रेखा जो दो बिंदुओं को मिलाए, परिधि पर स्थित दो बिंदु हैं, जैसे मान लो ए ये बी, और केंद्र से होकर जाए तो ये होगी जीवा, है ना। वृत्त की सबसे बड़ी क्या होगी? जो प्रतिच्छेद को दो भागों, वृत्त को दो भागों बराबर भागों में बांट देती है, वो क्या होती है? वो जो केंद्र से होकर के जाने वाली जीवा, है ना। तो वो सबसे बड़ी जीवा होती है वृत्त की, जो केंद्र से होकर के जाती है। तो ये हुई। अब इसका मतलब है कि जीवा जो होती है वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने पर वाली रेखा को कहते हैं, यानी कि वो काटती नहीं है, आगे नहीं जाएगी, ना इधर जाएगी ना इधर जाएगी। अगर कोई रेखा ऐसे काट देती है, ऐसे आगे, यानी कि इस बिंदु पर और इस बिंदु पर, तो इस रेखा को बोलते हैं छेदक रेखा। तो जीवा और छेदक रेखा में यही अंतर होता है, जीवा कभी भी वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद नहीं करती है, केवल दो बिंदुओं को मिलाने वाला एक रेखाखंड होता है जीवा। जबकि जो छेदक रेखा होती है वो रेखा क्या करती है? वृत्त को छेदते हुए आगे भी निकल जाती है, वृत्त के बाहर चली जाती है, इसलिए इस रेखा को बोलेंगे छेदक रेखा। क्लियर होगा? यानी कि स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, छेदक रेखा किसे कहते हैं, जीवा किसे कहते हैं, ये चीज हम लोगों ने सीखी है। तो इसका मतलब है वो क्या कह रहा है? वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा होगी तो उसे क्या बोलेंगे? पहला ऑप्शन दिया है स्पर्श रेखा, जीवा, छेदक रेखा। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है? सी। तो उसको बोलेंगे छेदक रेखा। ठीक है। अभी हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस हमने सीखे हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को देखने के लिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और उस पर कमेंट जरूर करें, है ना। और अगर आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, तो आप किसी गरीब बच्चे के लिए पेन पेंसिल कापी
की मदद कर सकते हैं, किसी असहाय व्यक्ति की भी मदद कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।